नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एनके आपके सामने फिर से एक नए सेशन के साथ। मित्रों, आज टारगेट बेंच का सेकेंड डे था और आज मैंने आपको अधिगम का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए बोला था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये टॉपिक कंप्लीट भी किया था। और देखिए, जिस भी विद्यार्थी ने ये अधिगम वाला टॉपिक कंप्लीट किया है, मेहनत की है, ईमानदारी से तैयार किया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में वो ज़रूर संतुष्ट है कि हाँ यार, मैंने एक टॉपिक तो कंप्लीट किया। कल भी मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया था। और ये हैबिट आप अगर बना लेते हैं, प्रतिदिन एक टॉपिक भी आप कंप्लीट करते हैं 2-2.5 घंटे में, तो निश्चित तौर पे कुछ भी नया सीखेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद होगा, क्योंकि मानसिक दबाव इतना नहीं रहेगा। आप 12 दिन में साइकोलॉजी कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं मोटी मोटी चीज़ें आप जहन में रख लेते हैं। ठीक है, कल भी मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं कि कल आपको इसका तीसरा टॉपिक अभिप्रेरणा और ऐसे तैयार करना है। अभिप्रेरणा वाले टॉपिक में से जो चीज़ें निकालनी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे तैयार करना है कि कल ही हमारा एग्जाम है। ओके, सीधा चलते हैं आज वाले अधिगम वाले टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए। एक ही विद्यार्थी के पास चलेंगे, इसके बाद सीधे मैं अपने नोट्स पे ले चलूँगा जो मैंने आप लोगों के देख कर बनाए हैं और जो चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट लगी है उसको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रवीण जी की। ये अधिगम के बारे में लिखते हैं कि मनोविज्ञान में अधिगम से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अनुभव के फलस्वरूप होते हैं और जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन करने में मदद करता है। एक बच्चा जो होता है समायोजन कर लेता है, इसका मतलब ये तो यही तो है कि हाँ यार, उसमें परिवर्तन हुआ है। और ये परिवर्तन किसके कारण? अभ्यास और अनुभव के कारण होता है। दिस इज लर्निंग, ये अधिगम है। ओके, ठीक है प्रवीण जी, बहुत बढ़िया लिखा आपने। गिलफोर्ड के बारे में ये लिखते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या है? अधिगम है। ये तो फेमस परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा है कि जैसा व्यवहार करो सामने वाला भी वैसा व्यवहार करे, दिस इज लर्निंग। ये बात कही है गिलफोर्ड ने। ओके, इसमें एक परिभाषा ये क्रो एंड ग्रो की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृद्धि, तीन शब्द हैं। आदत, ज्ञान और अभिवृद्धि, इनके द्वारा यदि हम सीखते हैं तो ये क्या है? अधिगम है। ये बात कही है क्रो एंड क्रो ने। इसके बाद सीधा चलते हैं, अधिगम के अनुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। एक बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि सीखना जो व्यवहार का करना पक्ष होता है वो किसके अंतर्गत आता है? राइट आंसर था क्रियात्मक। क्रियात्मक या गतिक क्षेत्र। सीधी सी बात है भाई, करके सीख रहे हैं तो क्रियात्मक में चला जाएगा, कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है। अधिगम के स्तर इन्होंने बताए स्मृति, अवधान और चिंतन। ओके, अधिगम के प्रकार की इन्होंने बात लिखी है, चारों को शॉर्ट में लिखा है, कितनी अच्छी बात है। और इनकी चर्चा मैं अपने नोट्स में कर लूंगा। देखिए, परिपक्वता और अधिगम से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न कई पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। परिपक्वता एक स्वाभाविक क्रिया है, परंतु सीखना जो है वो स्वाभाविक प्रक्रिया के साथ साथ क्या है, हम ठीक है हम सीखते भी हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं सीखते हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो अभिप्रेरणा का होता है, मोटिवेशन का होता है। इससे हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं, हम चीज़ों को तत्पर होकर सीखते हैं, बहु अनुक्रिया करते हैं, पुनर्बलन मिलता है, अभ्यास करते हैं और इसके बाद सीखते हैं। लेकिन परिपक्वता जो होती है वो एक स्वाभाविक क्रिया होती है, नेचुरल। ठीक है, इसके बाद ये अधिगम की विशेषताएं लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये आपने क्या लिख दिया? ये नोट्स भेज दिए क्या? व्यवहार में परिवर्तन है, प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, सार्वभौमिक है, मानसिक प्रक्रिया है। देखिए, वो चीज़ें आपको लिखनी है जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, सीधा मैं अपने नोट्स पे ले चलता हूँ। कोई बात नहीं प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। सीधा मैं अपने नोट्स पे ले चलता हूँ कि अधिगम के बारे में एक चीज़ आपको एक लाइन में आपको याद रखना है, वांछित अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहारगत परिवर्तन अधिगम। ओके, नशीले पदार्थों के कारण, थकान के कारण, बीमारी के कारण, इत्यादि के कारण यदि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वो अधिगम नहीं है, क्योंकि ऐसा परिवर्तन कुछ समय के लिए होता है। और व्यवहार का परिवर्तन यदि स्थायी परिवर्तन हो तो वो अधिगम होता है। तो ये तो अलग बात हो गई ना। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि परिपक्वता के कारण अधिगम है क्या? व्यवहार में यह परिवर्तन अधिगम है? नो। ये जन्म से शुरू होता है, जीवंत पर्यंत चलता है, प्रक्रिया और परिणाम दोनों है, ये याद रखिएगा। अधिगम प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं की बात करें तो गेट्स की परिभाषा याद रखनी है,
क्रो एंड क्रो की परिभाषा आपके जहन में होनी चाहिए, गिलफोर्ड की होनी चाहिए, स्किनर की होनी चाहिए, वुडवर्थ की और ईपीएल की। ईपीएल की परिभाषा एक बार पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट्स की परिभाषा में कुछ भी नहीं है। विद्यालय के गेट में हम प्रवेश करते हैं किसके लिए? प्रशिक्षण लेने के लिए। और गेट से बाहर निकलते हैं क्या लेकर निकलते हैं? अनुभव लेकर। दो शब्द मिलेंगे, एक प्रशिक्षण, एक अनुभव। क्रो एंड क्रो में तीन शब्द मिलेंगे, कौन कौन से? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। दो कौवे कितनी बात बता रहे हैं? तीन बातें बता रहे हैं, आदत, ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। कब बता रहे हैं? आज बता रहे हैं। आज से आपको लिंक कर लेना है। गिलफोर्ड की व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। मैं आपके थप्पड़ लगाऊंगा, नहीं थप्पड़ तो बुरी बात हो जाएगी ना, मैं आपको गुड मॉर्निंग कहूंगा, आप भी मेरे को गुड मॉर्निंग कहेंगे, जैसा मैं व्यवहार कर रहा हूँ वैसा आप भी व्यवहार कर रहे हैं, ये बात कही थी। इस प्रकार से हम सीखते हैं, तो वो गिलफोर्ड। स्किनर, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस परिभाषा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य ही सीखना है। वुडवर्थ, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। ये वुडवर्थ के बारे में, नवीन शब्द आपको दो बार मिलेगा। और ईपीएल कहते हैं कि हम सीखते तो हैं लेकिन वातावरण के अनुसरण में सीखते हैं। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, वातावरण शब्द दिया है। और ये ईपीएल की परिभाषा है, मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी जहन में रखनी होगी। यहां पे चलिएगा, अधिगम के स्थानांतरण की बात करते हैं। एक लिखा है मैंने जीरो, शून्य स्थानांतरण। एक लिखा है धनात्मक पॉजिटिव, एक लिखा है ऋणात्मक। अब इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है, जहन में होनी चाहिए कि यदि पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान में कोई सहायता नहीं करता, इसका मतलब जीरो है। यदि बाधा डालता है, इसका मतलब माइनस है, ऋणात्मक है। और इसमें सहयोग करता है तो प्लस है, धनात्मक है। अब इनके एग्जाम्पल रटोगे तो क्या करोगे? हर बार एक नया एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, हर बार। आप संस्कृत की व्याकरण पढ़ के हिंदी की व्याकरण तैयार कर रहे हैं, धनात्मक है, पॉजिटिव है। विपरीत गियर की बाइक चला रहे हैं, ऋणात्मक है। और रहीम के दो याद करके कबीर के दो याद कर रहे हैं, दोनों अलग हैं, तो शून्य हो गया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अलग ऐसे तैयार करनी है। इसके बाद स्थानांतरण, एक होता है क्षैतिज, एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है द्विपार्श्विक। ये वाला इंपॉर्टेंट है, द्विपार्श्विक, कि शरीर के अंगों से संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए आप पहले एक हाथ से करना सीखते हैं, धीरे धीरे दूसरे हाथ से भी को लिखना सीख जाए, तो ये क्या है? द्विपार्श्विक अधिगम है। क्षैतिज में कुछ भी दिक्कत नहीं है, एक क्षेत्र से सीखा उसी क्षेत्र में आपने काम में ले लिया क्षैतिज, और एक क्षेत्र से सीखा हुआ ज्ञान किसी बड़े क्षेत्र में आपने उसका उपयोग कर लिया, वो है ऊर्ध्वाधर। ओके। अधिगम वक्र की हम बात करते हैं तो दो मोटे मोटे वक्र मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और दोनों वक्र वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएगा तो इन्हीं में से ही आएगा। ये वाला वक्र आप देख रहे हैं ऐसे, आप ये देखिए ऐसे बढ़ रहा है, कौन सा है? नतोदर है या उन्नतोदर है? तो आप बताएंगे कैसे? एक है ऐसे, बताइए फटाफट से बताइए, आपके अनुसार कैसा होना चाहिए? उन्नतोदर कौन सा है, नतोदर कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे ये जो आप वक्र देख रहे हैं इस प्रकार से, यू जैसा, ये है आपका उन्नतोदर वक्र, उन्नतोदर, ये याद रखिएगा। और ये जो वक्र है ये है नतोदर वक्र। अब इनमें से प्रश्न आता है कि पिछड़े बालकों में कौन सा वक्र बनता है? तो आप देखेंगे तो ऐसे देखो, ये बढ़ धीरे धीरे क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये पिछड़ने का कारण कैसे हो सकता है भाई? लास्ट में कैसा कर रहा है? आप क्रिकेट का मैच देखते हैं, शुरुआत में मान लीजिए पंजाब अच्छा नहीं खेला, और लेकिन लास्ट में, लास्ट के ओवरों में वो ओवर आप देखेंगे तो स्कोरिंग बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो अंत कैसा हुआ? अच्छा हुआ। अंत अच्छा हुआ तो वो पिछड़ ही नहीं सकता। लेकिन शुरुआत में टीम बहुत बढ़िया खेलती है और लास्ट में पिछड़ जाती है, तो वो क्या है? पिछड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा जैसे जैसे समय गुजर रहा है, सीखने की जो मात्रा है वो कैसे हो रही? कम हो रही। इसका मतलब पिछड़ गया है। तो ये पिछड़े बालकों में बनता है और ये एक एवरेज बालक में बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला उन्नतोदर, ऊपर वाला नतोदर, ये दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट जहन में रखनी है ये चीज़ें। और ये डाउट अभी भी है तो क्लियर कर लीजिएगा। ओके, ये मैंने आपको बता दिया है कि व्यवहार का करना पक्ष जो होता है वो गतिक या क्रियात्मक क्षेत्र होता है। सीधे बात करते हैं अधिगम अक्षमताएं। देखिए एक जो वर्तमान को अगर वर्तमान में अगर देखा जाए तो तनाव बहुत ज़्यादा है, लोगों में तनाव के कारण
आत्महत्या के केस हैं वो दिन प्रतिदिन देखे जा रहे हैं। तो तनाव से संबंधित जो अधिगम अक्षमता होती है उसको बोला जाता है डिस्थीमिया। ये याद रखिए, मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा। तर्क से संबंधित अक्षमता डिसमेंशिया हो जाएगा। भ्रम से संबंधित क्या हो जाएगा? डिसमोर्फिया हो जाएगा। गणना का आप सब लोग पता ही है, मैं नहीं बताऊंगा। पठन का भी नहीं बताऊंगा, दोनों को सबको पता है। एडीएसडी ये अवधान से संबंधित होता है। एडीएचडी अटेंशन डिफेक्ट हाइपर डिस एक्टिविटी डिसऑर्डर, ओके। और इसके बाद है शून्य से संबंधित। ये शारीरिक विकार जो है वो बोला जाता है आपको अप्रेक्सिया का। सीटेट में पूछा हुआ है, सीटेट अभी 2020 पिछला जो एग्जाम हुआ था। और सुनने से संबंधित जो विकार होता है उसको बोलते हैं, सुनने से संबंधित जो विकार होता है वो होता है आपका अफेसिया। अफेसिया या अफेजा भी बोलते हैं, श्रव्य विकार, ठीक है। और मस्तिष्क में यदि चोट लग जाती है उसको बोला जाता है डिफेजिया। ये थोड़े से ध्यान रखिएगा, मोटे मोटे यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये आपके जहन में होने चाहिए। ये तनाव वाला इस बार याद रख लेना भाई। सीधे चलते हैं सीखने के नियम। यहाँ पे मैंने वो 3 नियम नहीं लिखे हैं जो अभ्यास है, तत्परता है। भाई सीधी सी बात है, हमने एक टारगेट बेंच लाया। अब इस टारगेट बेंच में आप तत्पर हो इस काम के लिए कि हाँ यार मैं इस काम को करूँगा, तो तत्परता का नियम। और आपने अभ्यास किया, नोट्स बनाई, अभ्यास कर रहे हैं, ये क्या है? अभ्यास का नियम। और आपको एक इफेक्ट मिल रहा है कि हाँ यार ये बंदा हमारे लिए काम कर रहा है, हमारी चीज़ों को उजागर कर रहा है, ये चीज़ों को इस तरह से लेकर आता है, एक प्रभावित आपको कर रहा है, तो ये क्या है? प्रभाव का नियम। अब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों लिख रहे हो बार बार? आप तो ये लिखो ना, ये गुण वाले नियम, इसको ये याद नहीं है बहुत सारों को। बहु प्रतिक्रिया का नियम, काम एक तरीके नहीं। आप गणित का सवाल हल करते हैं, अनेक तरीकों से हल करते हैं, दिस इज बहु प्रतिक्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आप इसको सीख रहे हैं, आंशिक। मानसिक क्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आपकी मानसिक क्षमता कैसी है, किसी चीज़ को आप सीख रहे हैं उससे पहले आपकी मन में क्या चल रहा है, वो होता है मानसिक विन्यास का। आत्मीकरण का नियम, इसको सादृश्यता का नियम भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। साचार्यता का नियम, एक चीज सीख रहे हैं और साथ साथ में किसी अन्य के साथ संबंध बन जाए, वो साचार्य हो जाएगा। इसके बाद कुछ अन्य नियम की बात कर लेते हैं। उद्देश्य होना चाहिए, परिपक्वता, कुछ चीज़ें हम परिपक्वता के कारण सीखते हैं। अभ्यास वितरण, बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के। और निकटवर्ती, ये अपने आप सब लोग जानते हैं, कल आपको बाल विकास पढ़ा था, आपकी चीज़ें याद हैं, लेकिन मैं आपको 15 दिन के बाद पूछूंगा तो आप चीज़ें भूल जाएंगे। जो चीज़ निकट के नज़दीक सीखी है उसका अधिगम तेज होगा। और बहु अधिगम, एक साथ हम कई चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये मोटा मोटी आप ध्यान रखिएगा, दिमाग में जहन में रखनी है बस। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रभावित करने वाले कारक। शारीरिक विकास है, स्वास्थ्य है, वातावरण है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको यहाँ से अगर कोई प्रश्न आता है, निश्चित तौर पे आएगा, 100% यहाँ से प्रश्न आएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बात किसकी कर रहा है, शिक्षक की करता है या अधिगमकर्ता के लिए बात कर रहा है, लर्नर की बात कर रहा है। यहाँ प्रभावित करने वाले कारक में 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, शिक्षक को प्रभावित करने वाला कारक, या जो सीखने वाला है लर्नर को, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। दोनों को, प्रश्न को ध्यान से पढ़ के आंसर देना है, आंसर आपका आराम से निकल आएगा, चाहे कुछ भी मत पढ़ना है इसके बारे में। परिपक्वता और अधिगम के बारे में मोटा मोटी ध्यान रखिएगा। परिपक्वता जन्मजात होती है, अधिगम अर्जित होता है। ये एक उम्र, खास उम्र तक परिपक्वता होता है, मेच्योरिटी हम सब लोग जानते हैं कब तक आ जाती है। और जबकि अधिगम होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। और परिपक्वता स्वाभाविक प्रक्रिया है, इतना आप याद रखिएगा परिपक्वता और अधिगम के बारे में। सीधा चलते हैं, अधिगम के सिद्धांत बचे हैं। देखिए 3 चीज़ें आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी और संज्ञानवादी। सबसे पहले आपको तो यही पता होना चाहिए कि व्यवहारवादी कौन कौन है। सब लोग जानते हैं, थॉर्नडाइक है, पावलव है, स्किनर है, पॉटसन है। ये भाई साहब क्या है? व्यवहारवादी बात करते हैं। दूसरा है गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी क्या, कौन कौन है? देखिए कौन कौन है, कोहलर है, कुर्ट लेविन है, और एक मिनट, है, कोफका है, कुर्ट लेविन है और वर्दिमर है। दोबारा सुन लीजिए, कोहलर, कोफका, कुर्ट लेविन, वर्दिमर। ट्रिपल के वी याद रख लेना, कोहलर, कोफका, कुर्ट लेविन, वर्दिमर। ये भाई साहब हैं गेस्टाल्टवादी। और संज्ञानवादी संज्ञान द्वारा सीखते हैं। ये बात पियाजे भाई साहब करते हैं कि जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे सीखेंगे। बांडुरा इसी में आते हैं। वाइकोस्की समाज में सीखते हैं। ब्रूनर
संरचनावादी सिद्धांत इनका है। और रॉबर्ट गिन ने भाई साहब जो सोपानी का दिगम सिद्धांत दिया था, 8 प्रकार बताए थे सीखने के, और ये है सोपानी दिगम सिद्धांत। ये भी क्या है, संज्ञानवादी सिद्धांत है। ओके, मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपके जहन में रहेंगी। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। देखिए, एस आर थ्योरी, आर एस थ्योरी और सी आर थ्योरी, एक मोटी सी चीज़ यहाँ से निकल के आती है। इनमें बड़े कन्फ्यूज होते हैं। कौन कौन से में? एस आर और आर एस में। देखिए, मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ, ना कि आपको उस टॉपिक की गहराई में। गहराई में तो मुझे पता है आज आप पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, पर चीज़ों को याद कैसे रख सकते हैं लंबे समय तक? 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। एस आर थ्योरी, आर एस थ्योरी, आप ये देखेंगे कि लास्ट में एस किसकी है, लास्ट में एस इसमें इसमें है, तो एस से स्किनर याद रखना है बस। इसका मतलब इसमें स्किनर बिल्कुल नहीं है। ये एस आर थ्योरी थोंडाइक की है। थोंडाइक हमेशा अभ्यास पे बल देते हैं। अभ्यास करो, कभी ना कभी सीखोगे ज़रूर। ये मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। बस मैंने वो चीज़ें निकाली हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आप पढ़ के आए हैं। इनकी 2 पुस्तकें हैं, एनिमल साइकोलॉजी थोंडाइक की बात कर रहा हूँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी, थोड़ी सी याद रहे तो याद रख लीजिएगा। और इनके सिद्धांत जो है वो रटने पे बल देता है। सीधी सी बात है, एक ही चीज़ पर हम एक ही बार बार अभ्यास करेंगे, उस चीज़ को सीख तो लेंगे, लेकिन रटने की प्रवृत्ति आएगी। इनके सिद्धांत को आप, बंद सिद्धांत आपको आएगी, बॉन्ड बॉन्ड थ्योरी, संयोजनवाद, संबंधवाद, तो ये चीज़ें किसकी बात करेंगे? एस आर थ्योरी की। मेरे ख्याल से ये जो आप उपनाम देख रहे हैं, इस बार मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा उपनाम से संबंधित। थोड़ा सा आप इनको देख लीजिएगा। इसके बाद आर एस थ्योरी की बात करते हैं, स्किनर के बारे में याद करते हैं। तो स्किनर ने चूहे भाई साहब पर प्रयोग किया था, और ये कहते हैं कि कोई सीख रहा है तो सीख दो, सीख रहा है तो कोई बात नहीं, सीखने दो, लेकिन जब सीख रहा होता है तो आप जो उद्दीपक देते हो उसकी ज़रूरत नहीं है। उद्दीपक तब दो जब वो सही अनुक्रिया करता है, तो एक पुनर्बलन के रूप में उद्दीपक की जरूरत दिखाओ। सीख रहा है कोई बात नहीं। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा पुनर्बलन का जो स्किनर वाला सिद्धांत है, आर एस थ्योरी। इन्होंने ये कहा कि कोई यदि सीख रहा है तो उसको उद्दीपक देने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो सही अनुक्रिया कर रहा है तो उसे उद्दीपक एक पुनर्बलन के रूप में मिलना चाहिए। ये बात कही थी स्किनर भाई साहब ने। प्रस्तुत व्यवहार इनके वर्ड हैं, कुछ याद रखिएगा। अज्ञात उद्दीपक सिद्धांत, साधनात्मक संक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। देखिए, ऑपरेंट कंडीशनल शब्द आए तो ये सिर्फ स्किनर की बात करेगा, लेकिन सीधा अनुबंधन सिद्धांत आए, पावलॉव पे जाना है। ये चीज़ें याद रखिएगा। अनुबंधन, ये देख लीजिएगा, अनुबंधन, कंडीशनिंग, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग ये आप स्किनर की ही बात करेंगे। ऊपर वाला उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत था, नीचे वाला अनुक्रिया उद्दीपक हो जाएगा। नीचे चलिए सीधा। सी आर थ्योरी पावलॉव से संबंधित है, रूस के थे, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी 1904 में शरीर विज्ञान में दिया था। यह चीज़ें आपको याद हैं। इनका सिद्धांत के अन्य नाम थोड़े से याद रखिएगा, शास्त्रीय अनुबंधन, सहज अनुक्रिया, क्लासिकल थ्योरी, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, सहज अनुक्रिया सिद्धांत। ये प्राचीन या पुरातन अधिगम सिद्धांत, ये याद रखिएगा, वर्ड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इनके सिद्धांत में आप सब लोग जानते हैं, यूसीएस के कारण यूसीआर आएगा, भोजन दीजिए लार आएगी, लेकिन पहले आप घंटी बजा दीजिए, सीएस कर दीजिए, उसके बाद आप भोजन दीजिए, फिर भी लार आएगी। अब क्या करेंगे, बार बार ऐसा कीजिए, आप सिर्फ घंटी के माध्यम से लार टपका रहे हैं, इसका मतलब उसमें अनुबंधन हुआ है। ये क्या है, पावलॉव का सिद्धांत। विलोपन शब्द से रिलेटेड कोई प्रश्न आए तो आप समझना पावलॉव से संबंधित प्रश्न है। और इस बार जो प्रश्न आएगा वो आएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर से 100%, और पावलॉव वाले सिद्धांत से। याद रखिएगा इन दोनों के बारे में। ये थोड़ी सी कीवर्ड हैं जहां आपको सी नज़र आता है, जैसे आपको यू नज़र आता है, जैसे यू सी एस है, यू सी आर है, यू सी आर है, ऐसे जो वर्ड हैं वहां पर आपको अनानुबंधित समझना है। अनानुबंधित अनुक्रिया हो जाएगा, अनानुबंधित उद्दीपक हो जाएगा। लेकिन सीधा आता है जैसे सी एस है, सी आर है, तो वहां पर आपको अनुबंधित समझना है। ओके, ये आपने आज पढ़े होंगे, इतनी ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया रहे? सामाजिक अधिगम सिद्धांत बांडुरा ने। समाज में अनुकरण के माध्यम से सीखता है, अनुकरण शब्द याद रखिएगा। और इन्होंने सोपान बताए, अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, ये चीज़ें किसने कही हैं? ये अल्बर्ट बांडुरा ने। और लास्ट में पुनर्बलन की बात की है। 4 सोपान इनके इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत। तो क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत किसने दिया भाई? क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत जो दिया था वो कुर्ट लेविन का है क्या?
हाँ, कुर्ट लेविन का ही है। कुर्ट लेविन कहते हैं कि सीखते तो हैं, लेकिन व्यक्ति और वातावरण की परस्पर अनुक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। पी का मतलब प्रश्न, पर्सन। ई का मतलब होता है इन्वायरमेंटल। व्यक्ति और वातावरण की दोनों की परस्पर अंतःक्रिया के कारण सीखते हैं। जैसे वातावरण में बदला, जैसे वैसे मनुष्य बदला। ये बात करते हैं कुर्ट लेविन भाई साहब। मेरे ख्याल से इतना बहुत है लेविन के बारे में, बहुत है काफ़ी। सूज का सिद्धांत। सूज का सिद्धांत केवल प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। कोलर ने दिया था कुछ प्रयोग, आपको पता ही है। चिंपांजी भी किया था, जर्मनी के थे। इनके सिद्धांत में आपको अंतर्दृष्टि शब्द मिल सकता है। इनके सिद्धांत के कुछ अवयव सिद्धांत के नाम हैं, जैसे अवयववादी है, इनसाइट थ्योरी है, पूर्णाकार समग्रता। ये सारी चीज़ें कोहलर से संबंधित हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और कोहलर ये कहते हैं कि एक बच्चा सीखता है तो उसमें सूझ अचानक विकसित होती है। सब लोगों को पता है अचानक हम किसी डिसीजन पे लेते हैं तो सीधी सी बात है कि उसका रिजल्ट सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा हम कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट था कि सूझ के कारण सीखते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हम सही सीखें, क्योंकि बहुत सारे हम जल्दबाजी में निर्णय गलत ले लेते हैं। तो ये एक प्रकार से तुक्के पर आधारित आप कह सकते हैं, डोंट माइंड। इसके बाद है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत आपसे पूछे तो कोहलर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गेस्टाल्टवादी पूछे तो आपको बताना है कोहलर, कोफका, वर्दीमर, कुर्टलेविनी, ये हो ही जाएगा। लेकिन गेस्टाल्टवाद का जनक पूछे तो आप बताएंगे वर्दीमर। इसके बाद चलते हैं सीधा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत पे, जो दिया था ब्रूनर ने। अमेरिका के थे जेम्स ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर है भाई साहब, ये जेरोम। कई बार क्या है शॉर्ट लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इनकी एक पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड रिलीवेंस ऑफ एजुकेशन, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद रहे तो। क्रियात्मक विधि, इनके सोपान में इनका जो सिद्धांत है, इसमें इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। जन्म से 3 वर्ष क्रियात्मक या विधि निर्माण अधिगम इनके द्वारा सीखेगा। इसके बाद 3 से 12 वर्ष तक प्रतिमा निर्माण। मान लीजिए आप बच्चे को पेड़ के बारे में बता रहे हैं तो भाई साहब पहले पेड़ की तस्वीर आपको दिखानी पड़ेगी, तभी बच्चा सीखेगा। ये 3 से 12 तक मूर्त चीज़ों पर। और इसके बाद अमूर्त चीज़ों पर जिन्हें चिन्ह या संकेतात्मक अधिगम कहा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट इतना मैंने आपको बता दिया है। पियाजे के बारे में एक पूरा सेशन लेंगे, उसमें सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अधिगम वाले टॉपिक में भी आप थोड़ी सी चीज़ें याद रखिएगा। इनकी एक पुस्तक है द थॉट ऑफ द चाइल्ड। इनके सिद्धांत में कहीं भी ऑप्शन में आपको ये चीज़ें मिले, अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, साम्यधारण, स्कीमा, विकेंद्रीकरण, संरक्षण या संतुलन, ये पर्टिकुलर स्कीमा के प्याजे के ही वर्ड हैं। कई बार आपको प्रश्न देगा इनमें से कौन सा वाइगोत्स्की का जो पार्ट है, वो वाइगोत्स्की का इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, या आपको पूछ ले कौन सा इसमें जो ये बिंदु दिए हैं इनमें से कौन सा प्याजे का बिंदु है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, संवेदान, स्कीमा, विकेंद्रीकरण, संरक्षण और संतुलन, ये जो कीवर्ड हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इसके बाद अंतिम हम बात करते हैं रॉबर्ट गेने भाई साहब की, जो अमेरिका के थे, 8 सोपान बताए थे। इनकी एक पुस्तक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। और इन्होंने अधिगम के 8 सोपान बताए थे। ये आपको सोपानिक अधिगम सिद्धांत में याद रखने हैं। पहला संकेत, दूसरा उद्दीपक, तीसरा श्रृंखला, चौथा शाब्दिक, पांचवा विभेद, छठा संप्रत्यय अधिगम, छठा, सातवां है सिद्धांत अधिगम, और आठवां है समस्या समाधान। प्रश्न आता है यहाँ की सबसे निम्न स्तर का कौन सा है, तो संकेत अधिगम। और सबसे उच्च स्तर का आपसे पूछे तो आप बताएंगे समस्या समाधान अधिगम। डेविड आसुबेल का है शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। पर्टिकुलर आपसे डेविड आसुबेल का पूछे तो आप शाब्दिक अधिगम सिद्धांत वो डेविड आसुबेल करेंगे। और इन्होंने भी अधिगम के 4 स्तरों में बांटा है, अभिग्रहण, अन्वेषण, रटकर और अर्थपूर्ण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करके सीखना, रटकर सीखते हैं। अर्थपूर्ण का मतलब किसी का अर्थ समझ के हम वो चीज़ें सीखते हैं। सबसे उच्च स्तर इसमें हो जाएगा अन्वेषण यानी खोज के द्वारा, और सबसे निम्न स्तर हो जाएगा रटकर। ये चीज़ें आपको पता है। और अंतिम है छोटा सा निर्मितवाद का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का पर्टिकुलर आप देखेंगे, जेम्स ब्रूनर और जीन पियाजे दोनों का मिक्स रूप, इसलिए इसको निर्मितवाद का सिद्धांत। और इसमें अध्यापक की भूमिका
एक मार्गदर्शक के रूप में होती है, करके सीखते हैं। बच्चों को एक कार्य दिया जाता है और वो समूह में सारी चीज़ों को सीखते हैं। ये है निर्मितवाद का सिद्धांत। मोटा मोटी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं और इससे भी मोटा मोटी चीज़ें आप सुबह पढ़ चुके हैं। मेरा मतलब ये है कि आपने इस टॉपिक को तैयार कर लिया है। अब कुछ दिन के लिए आप थोड़ा-सा रिलैक्स महसूस करें कि हाँ यार, मैंने ये टॉपिक तैयार किया है। फिर से जब आप इस टॉपिक को एक बार दोबारा रिवीजन लेंगे, तब देखना आपकी तैयारी कितनी ज़बरदस्त होती है। ठीक है दोस्तों, आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कल अभिप्रेरणा वाला टॉपिक आप तैयार करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर।